नमस्ते, मैं हूँ नेहा वर्मा और आज तक डिजिटल में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच है सुप्रीमली टैलेंटेड गुलशन दवैया। गुलशन अभी हाल ही में दहाड़ को लेकर काफ़ी चर्चा में रहे, पर इस मुलाकात में हम गुलशन से न केवल उनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे उनसे उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में भी। तो गुलशन, आपका स्वागत है आज तक में। बहुत बहुत धन्यवाद। हम शुरुआत कर रहे हैं। तो एक ऐसा बंदा जिसका कोई फिल्मी कनेक्शन नहीं है, कोई मतलब सोर्स ऑफ एक होता है ना एंटरटेनमेंट नहीं है, उसने कैसे सोची कि उसको एक्टिंग ही कर रहा है? क्योंकि ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहाँ पे मुझे एहसास होने लगा कि फिल्मों से ताल्लुक़ रखना ज़रूरी नहीं है आपको एक करियर बनाने के लिए। वो पहले भी लोग थे, जैसे धर्मेंद्र जी थे, बहुत सारे लोग थे जो फिल्मी दुनिया से नहीं थे, उनके परिवार फिल्मों में नहीं थे। वो लोग, उन लोगों ने ना सिर्फ एक जगह पाई इस दुनिया में, लेकिन सफल भी हुए थे, बहुत बिल्कुल बड़े लेवल पे सफल हुए थे। तो हम लोग एक सोच लेते हैं कि हाँ ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत है, तो ये कमियां हम अपने दिमाग में ही पैदा कर लेते हैं। तो आई थिंक लगभग 26-27 की उम्र में मुझे ऐसे लगने लगा कि ये सब मेरे दिमाग में मैं अननेसेसरली सफ़र कर रहा हूँ, ऐसा सब नहीं है, तो ट्राई तो करना ही चाहिए जाके। और बाकी जितना सीखना था क्राफ्ट के बारे में तो सीख ही रहे हैं। थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस भी अंदर से कि हम कुछ कर सकते हैं, हमारे पास कुछ है जो लोगों को शायद पसंद आएगा। तो ये जब बदलाव आया तो फिर वो एक अंदर से एक कॉन्फिडेंस भी आया कि ठीक है, जाके कर सकते हैं। तो कई बार हम अपने आप को लिमिट करते हैं। वो कहते हैं ना कि यू आर जस्ट वन डिसीजन अवे फ्रॉम अ टोटली डिफरेंट लाइफ, है ना? वो एक जो डिसीजन लेने के लिए भी करेज की जरूरत होती है। करेज की जरूरत भी होती है, करेज ज्यादा जरूरत होती है कि जो आपने डिसीजन लिया, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको सफलता मिलेगी क्योंकि आपने डिसीजन लिया। डिसीजन लेने के लिए करेज चाहिए और नाकामयाबी को अपनाने का भी एक करेज होता है, वो ज्यादा करेज चाहिए उसके लिए, उसका भी रहना बहुत जरूरी है। एंड हाउ वाज द फैमिली रिएक्शन व्हेन यू came up with this कि you want to explore this acting का career? I think मुझे लगा पहले तो वो परख रहे थे, वो देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे कि देखेंगे कि बेटा कैसा है, इसका मिजाज कैसा है, क्या सोच रहा है। तो पापा ने कुछ बोला नहीं। एक बार पापा ने ऐसे एक कहानी बनाई थी मुझे कि उन्हें हैदराबाद में कहीं नौकरी मिली है वगैरह, रिटायर हो चुके थे वो, तो कि मैं जाऊँगा, तुम इधर मम्मी के साथ में रहोगे। हालांकि पापा को पता था कि मैं मुंबई शिफ्ट होने वाला हूँ, लेकिन उन्हें ऐसे ही किया कि मुझे अच्छी नौकरी मिले, मैं करना चाहता हूँ। तो उसके जवाब में शायद पापा सोच रहे थे कि बोलेगा नहीं ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं जा रहा हूँ। तो मैंने बोला कि देखिए पापा, आपको ये करना है तो फिर आप ज़रूर कीजिए। मैंने कुछ नहीं बोला उनको, हालांकि मैंने बता दिया था कि ये डेट पे मैं जा रहा हूँ। आई थिंक पापा ने ऐसी झूठी कहानी सुनाई थी देखने के लिए, कि परखने के लिए कि देखते हैं क्या रिजॉल्व है बेटे का, क्या किस तरह का जवाब देता है। तो मैंने बिल्कुल झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं किया था। मैंने बोला था उनको, वो गए नहीं, ऑफकोर्स गए नहीं ना, मुझे रोका, मम्मी ने भी नहीं रोका। बस उन्होंने कहा कि संभाल के रहो, ठीक है, वहाँ पे पता नहीं, ये दुनिया के बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं, वो लोग भी मिलेंगे, अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं तो वापस आ जाना। तो ये एक सेफ्टी था, तो बिल्कुल ने रोका नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि जाओ। हालांकि मैं इकलौता बच्चा हूँ और मेरी मम्मी काफ़ी बीमार रहती हैं अभी भी और तब भी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल रोका नहीं, एक बार भी नहीं रोका। तो फिर उसके पहले अगर मैं बात करूं 27-28 साल के पहले का जो गुलशन है और क्या काम करते थे, और वो हम जानते हैं, बट हम आपके मैं आई थिंक 21 साल की उम्र से 30 साल की उम्र तक मैं एक फैशन डिज़ाइनर था। मैं कपड़े बनाता था और मैं पढ़ाता भी था एक इंस्टीट्यूट में, विगनली कॉलेज नाम से एक इंस्टीट्यूट, एक फ्रेंचाइज था वहाँ पे बैंगलोर में, वहाँ पे मैं पढ़ाता भी था फैशन और डिज़ाइन। और फिर मैं मतलब नौकरी भी करता था, कुछ दोस्तों के साथ एक बिज़नेस भी शुरू किया था। फिर एक फ्रीलांस डिज़ाइनर के बतौर मैंने बहुत काम किया है, दूसरे डिज़ाइनर्स के लिए भी काम किया है, होटल यूनिफॉर्म्स बनाए हैं, बहुत साड़ियाँ वाड़ियाँ सब कुछ बनाया मैंने, टोपी, कैप्स, ये वो, टी शर्ट प्रिंट्स, सब कुछ सब करता था मैं। तो खुद को आप बिजनेसमैन भी मानते हैं ना? आपको पता है कि मैंने सीखा, कैसे करते हैं? बिल्कुल। मैं नहीं मानता था बिजनेसमैन अपने आप को, लेकिन धंधा करना मैंने सीखा। जब मैं फैशन डिज़ाइनर, मैं चीज़ें बनवाता था, तो आपको वेंडर्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है कि आप ले रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो आपको समझना तो पड़ेगा कि हाउ बिजनेस वर्क्स, लेन देन कैसे चलता है, बिकॉज यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू गेट अ डील। आपको इतने कपड़े ले रहे हैं तो आपकी कोशिश यही रहती है कि कम से कम प्राइस में मिल जाए, बट ऑल्सो कि उनका नुकसान ना हो। सो यू लर्न अ लॉट अबाउट नेगोशिएशंस एंड थिंग्स लाइक, उसकी प्रैक्टिस भी हो जाती है।
उसका फ़ायदा भी मिलता है आपको जब आप काम करने लगते हो एज एन एक्टर। एक दूसरी इंडस्ट्री में जाते हो तो बेसिक्स तो वही है ना, You know तरीके the थोड़े basics, अलग होते हैं, बट वन बेसिक्स तो वही है कि देन यू स्टार्ट अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स हियर। सपने देखना और उसको एक हकीकत में बदलना, एक रियलिटी चेक होना मुंबई जैसे शहर आके। तो 2010, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, व्हेन यू वर हियर। नहीं 2008। ओके, सो 2008 में जब आप आए तो कैसी रियलिटी थी? मतलब एक ग्लैमर वर्ल्ड को लेकर हमारा एक अलग परसेप्शन होता है कमिंग फ्रॉम नॉन फिल्मी बैकग्राउंड, तो वो कैसा था एक्सपीरियंस इनिशियल डेज की? मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मेरे दिमाग में वैसा ही था जैसे लोग सोचते हैं इसके बारे में, क्योंकि सब लोगों को मतलब मैंने पर्दे पे ही देखा हुआ था, और जो पढ़ते हैं इनकी इसके बारे में, जो लोग कहते हैं इसके बारे में, हम उसी को सच्चाई समझ के चलते हैं। बहुत हद तक ये सही भी होता है और कुछ हद तक ये शैलो भी होता है, मतलब बहुत सतही सुपरफिशियल ऑब्जर्वेशंस भी होती हैं। जब आप आते हैं आप चीज़ों को समझने लगते हैं, लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ता है। एक तो इस माहौल में मैं पला बड़ा नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं है इसके बारे में, तो मेरे लिए ये शुरुआत है। ये एक एडवांटेज होता है कि कुछ लोगों में, जैसे समझ लीजिए विक्की कौशल इस माहौल में पला बड़ा हो, हाँ, ठीक है, उसके पिताजी बहुत मतलब नामी एक्शन डायरेक्टर हैं और थे भी, लेकिन वो बड़े स्टार नहीं थे। तो एक प्रिविलेज उसका ये है कि उसको ये तौर तरीके पता है, क्योंकि इस माहौल में पला बड़ा है, इस माहौल में कंफर्टेबल है वो। हम जीरो से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है, तो आपको फिर सीखना पड़ता है। आप जल्दी तो नहीं हो पाता है, लेकिन आपको इसके लिए समय देना पड़ता है। मुझे तो लगता है 7-8 साल लगे मुझे चीज़ों को ठीक से समझने में कि ये ऐसे है, हाउ थिंग्स वर्क, कैसा है वो, उसको समझने में इतना टाइम तो मुझे लगा था। कुछ लोग जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोग अभी भी समझ नहीं पाए। तो रियलिटी चेक होती है ना, मतलब एक हम बबल में रहते हैं शायद से कि अरे जाएंगे तो मिल जाएगा। मतलब मैं जैसे सोचती थी कि शायद मैं मुंबई आऊंगी तो मुझे इजीली सब कुछ मेरे लिए रहेगा, पर रियलिटी चेक होता है, ग्रेजुअली यू रियलाइज कि अच्छा इस तरीके से इस फ्रंट पे काम करना पड़ता है। तो वो बबल या फिर रियलिटी चेक, अगर मैं जानना चाहूँ टू बी वेरी स्पेसिफिक, जो शॉकिंग काम तो मिल ही जाता है सबको। जो भी आप कोई भी काम करना चाहते हैं, आप राइटर बनना चाहते हैं, आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं, संगीतकार बनना चाहते हैं, कुछ ना कुछ तो आपको करने मिल जाएगा। लेकिन वो जो मिलता है वो आपको करना है, आपको उसको करने में दिलचस्पी है, या ये वही सपना है जो आप अपने लिए देख रहे थे, वो उसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ लोगों को वो मिल जाएगा परिश्रम से, कुछ लोगों को किस्मत से वो मिल जाता है। कुछ परिश्रम किस्मत ये सब दोनों का हाथ है इसमें, बट इसकी कोई गारंटी नहीं। दैट इज़ द बबल वो है। काम तो आप मुंबई आएंगे, खासकर मुंबई, मेरे ऑब्जर्वेशन में जो हिंदी इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। सबके लिए कुछ ना कुछ मिलेगा। हाँ, बिकॉज इतना वो एक ज़माने में था फैमिली कंट्रोल्ड, अभी नहीं है। कॉर्पोरेट्स के आने के बाद ना काफ़ी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम हो गया है वो। तो बट सवाल तो होते हैं ना, नेपोटिज्म, ग्रुपिज्म की बातें तो हमेशा आती हैं, अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं। हाँ, होता है। नेपोटिज्म से किसी को, मतलब मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ग्रुपिज्म तो होता है, ग्रुपिज्म, फेवरेटिज्म, वो तो है ही, बट कुछ हद तक आप इसका कुछ कर सकते हैं, तो कुछ हद तक आप इसको कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव मीडियम्स में क्या होता है ना, आप जो चीज़ को आप मेजर नहीं कर सकते हो, फिर वो आप वहाँ पे मेरिट की डिमांड भी नहीं कर सकते। किस बलबूते पे मेरिट, किस चीज़ पे मांगी जाती है? आप और मैं एक रेस भागते हैं, आप फर्स्ट आई, यू कैन मेजर इट, राइट, कि इतने सेकंड्स लगे आपको एक लाइन क्रॉस करने में, वो आपका मेरिट है। दैट मेरिट इज मेजरेबल। लेकिन एक परफॉर्मेंस का, एक किसी की कला का, एक कलाकृति का, एक पेंटिंग का, एक फोटोग्राफ का, हम दोनों इस फोटोग्राफ को देखेंगे, शायद मुझे सब्जेक्टिव ओपिनियन है, आपको बहुत अच्छी लगी, मुझे बिल्कुल बकवास लगी, ये मेरा ओपिनियन है, वो सही है। अपने नज़रिए से मैं सही हूँ, आपकी नज़रिए से आप सही हैं, दोनों सही भी है, दोनों से गलत भी है, तो ये सब्जेक्टिव ओपिनियन हो जाता है। तो वहाँ पे मेरिट आप की गुंजाइश है ही नहीं। मतलब कैसे मेरिट, कैसे नापेंगे, कैसे तोलेंगे, कैसे? पर आपको पैरामीटर तो पता है ना कि टैलेंट का, कि मैं ज़्यादा टैलेंटेड हूँ या फिर मुझे लगता है कि मैं इससे तो अच्छा कर सकता हूँ। तो उस सूरत हाल में दुख होता है जब लेस टैलेंट लोगों को ज़्यादा फेवर मिलता है, या इस तरह की चीज़ें, उनको मौके ज़्यादा मिलते हैं, कह लें, नॉट फेवर, तो उस पे दुख होता है। ये भी सब्जेक्टिव ओपिनियन है कि मैं अपने आप को टैलेंटेड समझ करता हूँ। देखिए कुछ तो अपॉर्चुनिटीज जब आपको मिल के हाथ से जाता है, या आपको कंसिडर नहीं किया जाता, तो बुरा तो लगेगा ही, क्योंकि आप सब चाहते हैं, क्योंकि सपने और उम्मीद लेके आते हैं ना। तो मैं ये बिल्कुल झूठ होगा, मैं कहूँगा कि बुरा नहीं लगेगा, लेकिन इसको सही तरीके से कंस्ट्रक्टिवली डील करने के तरीके भी आपको खोजने पड़ते हैं।
क्योंकि ये आप इसको सही तरह से डील नहीं करेंगे तो आपके अंदर विष बन के दौड़ेगा, फिर ये आपको खाएगा अंदर से। बाकी लोगों का कुछ नहीं होने वाला है, किसी को और नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपका ही होगा। तो जितनी जल्दी आप ये जेलसी या ये एंग्स्ट की जो विष है आपके अंदर, आपके रगों में दौड़ रहा है, उसको बाहर निकाल के फेंकेंगे, उतना अच्छा है आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए। और दूसरी बात यह है कि सब पे ये लागू है यार, हम सब कुछ तो नहीं कर सकते ना। समटाइम्स देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ जो हमको मिलती हैं और हमारे पीछे भी लोग वो देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसको कैसे मिल गया, ऐसे सोचने वाले भी होंगे। Totally. अगर हमें पता नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई समझता होगा कि वो आपसे ज़्यादा डिजर्विंग है, टैलेंटेड है ना। तो सिर्फ हम अपना सोचते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हमारे पीछे भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो ये हमारी जगह पे होने चाहते हैं। मैं कई बार मैं लोगों को मिलता हूँ, एक्टर्स, मुझे वो महसूस होता है कि ये मतलब अप्रिशिएट मुझे करते हैं, लेकिन उनको ऐसे भी लगता है काश मैं ये जगह पे होता, ऐसे भी होता है। पर ये एक वल्नरेबल फील है ना गुलशन, ये मतलब एक्टिंग करियर जो कहते हैं बहुत सेंसिटिव, बहुत वल्नरेबल होता है। तो ऐसे में ऐसे अपनी जो सैनिटी है उसको बरकरार रखना भी अपने आप में काबिले तारीफ है। कहते हैं मोक्ष वाली स्थिति होती होगी, तो हाउ यू मेंटेन दैट? मेरे लिए यही ये तरीका नहीं है तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मैं डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा अंदर से। और जो मेरे अंदर काबिलियत है और क्षमता है, मेरा जो स्किल है, वो मैं कभी यूज़ ही नहीं कर पाऊंगा अगर मैं अपने दिमाग का संतुलन खो जाऊंगा। और मैं इन सब मतलब ईर्ष्या, जेलसी और ये सब चीज़ों को मैं मुझे अफेक्ट करने दूंगा तो मैं डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा। तो जिस चीज़ के लिए मैं आया था यहाँ पे, जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो तो कर ही नहीं पाऊंगा मैं, है ना। तो जिस चीज़ के लिए आए थे, और कहते हैं ना ज़मीन तलाशने की बात, हाँ। हम अपने सबकी अपनी अपनी ज़मीन होती है, तलाशते रहते हैं। तो आपने अपनी ज़मीन तलाशी है, तलाश ली है? मुंबई मतलब ज़मीन, तसल्ली मुंबई है? सबको जगह दे देगी, एक छोटी सी जगह मुंबई सबको देती है। फिर दो चीज़ों पे निर्भर होता है कि एक वो आप क्या करते हैं उस जगह के साथ में, दूसरा थोड़ी किस्मत का भी साथ चाहिए। वो किस्मत से वो छोटी सी जगह कितना बड़ा बनाएंगे आप, ये डिपेंड करेगा एक आपकी क्षमता पर और किस्मत पर। जगह सबको मिलती है, पर वो लगता है कि एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाली बात होती है। तो आई यू सेटिस्फाइड? आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। करने को और भी बहुत कुछ है, ये इट्स एन एंडलेस जर्नी। जब मैं अपने लिए ना पड़ाव बना सकता हूँ, लेकिन एक एंड फिनिश लाइन में बना लूँगा तो उसके आगे कोई जर्नी ही नहीं है। तो मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि मैं अपने लिए एक फिनिश लाइन बना के नहीं रखना चाहता हूँ। कुछ पड़ाव हैं, कुछ चीज़ें मैं हासिल करना चाहता हूँ, जो चेंज भी होते हैं कई बार, वो पर्सपेक्टिव चेंज भी होते हैं। जो लॉकडाउन के दौरान मुझे बहुत टाइम मिला था, कुछ मेरे पर्सपेक्टिव चेंज हुए, और मैं ये मानता हूँ अच्छे के लिए चेंज हुए, इसलिए नहीं कि मैं वो हासिल नहीं कर पा रहा था। मुझे एक नया रास्ता दिखा, मुझे लगा ये सही है मेरे लिए। तो एंडलेस जर्नी पे हूँ मैं, तो मेरे लिए ये वर्क करता है। तो ऑडिशन देना, फिर रिजेक्शन होना, रिप्लेसमेंट, बहुत सारी चीज़ों से झेलना पड़ता है। तो उस प्रोसेस से तो आप, जाहिर सी बात है, आप भी गुजरे होंगे। तो वो उसने आपको बिटर किया कभी? नहीं, इस तरह की चीज़ों में बुरा तो लगता था। बिटर एक होता है ना, जहर वाली बात है। नहीं, कई बार आपने अच्छा ऑडिशन दिया लेकिन आपको रोल नहीं मिला, और उसके कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। देखिए, कुछ कई बार आपने अच्छा किया लेकिन ये आपकी जो स्किल लेवल के लिए नहीं है, किसी और का शायद लुक, फिजिकलिटी होता है कुछ। डायरेक्टर्स भी एक विजन रख के चलते हैं ना, कि एक इमेजिन करते हैं कि हाँ, ये रोल के लिए ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। तो इन चीज़ों को ज़्यादा पर्सनली नहीं लेना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ नॉट पर्सनल। लेकिन हम ज़रूर से ज़्यादा पर्सनली ले लेते हैं इन चीज़ों को। जितना एक लेवल का हेल्दी डिटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है आपकी फंक्शनिंग के लिए ना, एक हेल्दी लेवल का डिटैचमेंट रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब पर्सनली ले लेंगे तो फिर, जैसा कि पहले भी कह रहा था मैं, ये नुकसान आपको ही होगा, जहर कर देगा। हाँ, जहर कर देगा आपके अंदर। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब करियर की शुरुआत हो रही थी तो कल्कि का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है आपके करियर को कहीं ना कहीं एक शेप देने में, एक डायरेक्शन देने में। आई मीन, प्लीज टेल मी द स्टोरी। हाँ, जो दोस्ती हमारे बीच में बनी थी, मैं कल्कि से पहली बार मिला था बैंगलोर में। वो मैं एक नाटक में भाग ले रहा था, वो देखने आई थी। जो नाटक के डायरेक्टर थे वो एक ज़माने में कल्कि को डेट करते थे, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हुआ करते थे। फिर कल्कि मुंबई शिफ्ट हुई थी और मुंबई में रह रही थी, और अनुराग के साथ थी वो कल्कि थी। तो मुंबई आने के बाद वही दोस्तों का सर्कल वही था, और तो कल्कि मेरी दोस्त बन गई। उसका फ़ायदा ये हुआ कि अनुराग मुझे मिले। तो वो फिल्म जब बना रहे थे तो देख रहे थे कि कौन कौन लोग हैं जिनको ये इसके लिए सूटेबल रहेंगे। तो
एक पर्टिकुलर रोल के लिए वो कास्टिंग नहीं कर पा रहे थे, तो आई थिंक कल्कि ने और अनुराग ने सोचा कि हाँ गुलशन को मिलके देखते हैं। वो कर्नाटक से है, बैंगलोर से है, तो उनके दिमाग में एक कन्नड़ा से कुछ जुड़ा हुआ एक किरदार था वो जी। तो इसलिए वो मुझे मिले कि है अब तो है ही, अपना ही दोस्त है, मिलके देखते हैं। तो फिर उन्होंने वो मुझे मिले, फिर अनुराग ने कुछ सीन्स बताए और कहा कि कुछ सोच के मुझे दिखाओ इसके बारे में। तो एक 3-4 दिन के बाद मैंने कुछ दिखाया था उनको परफॉर्म करके, तो उनको अच्छा लगा, फिर वो रोल मुझे मिला। हाँ मेरा ऑडिशन हुआ था, लेकिन हाँ क्योंकि मेरे संबंध कल्कि के साथ में थे, क्योंकि मैं कल्कि का दोस्त था, तो ये एक्सेसिबिलिटी मुझे मिला। ये ज़रूर है कि ये तो आप, लेकिन हर फील्ड में तो आप नेटवर्क्स ऐसे ही बनाते हैं ना। आपके दोस्त होते हैं कि यार मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, कुछ है क्या, तो आपकी कोई दोस्त से बोले कि हाँ आज तक में ये खाली अप्लाई करके देख। जी बिल्कुल तो वैसे ही करते हैं। हाँ, लेकिन है वो किस्मत मेरी अच्छी थी कि मेरी दोस्ती इन लोगों से हुई, मुझे अनुराग कश्यप मिले, वो किस्मत ही है। और कल्कि का दोस्त था, इसीलिए शायद उन्होंने मुझे कंसिडर किया कि देख लेते हैं ये क्या दिखाएगा। बिल्कुल। अगर मैं दोस्त नहीं होता तो शायद मुझे वो ऑडिशन देने का मौका नहीं मिलता। बिल्कुल। एंड तो ये श्रेय तो है कल्कि को ही देता हूँ मैं, ये हाथ उनका है, उनका जो कोमल हाथ है वो मेरे सर पे। एंड अनुराग की बात हो रही थी, तो यू नो आई हैड अ वर्ड विद हिम, ही वाज टेलिंग द सेम लाइन कि नेहा मेरे अंदर जितना जहर है वो मैं फिल्मों के जरिए उगल देता हूँ, इसीलिए उनकी फिल्में जितनी डार्क और इतनी कॉम्प्लेक्स होती है। मेरा ये सवाल था कि क्यों होती है, तो इस साइड कि मैं अपने अंदर जहर रखता नहीं, मैं बाहर निकाल देता हूँ। एंड यू नो कहीं ना कहीं जब आप शुरुआत अपने ग्रोइंग स्टेज में ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करते हैं, तो थोड़ी जो अनकन्वेंशनल है, तो एक अलग बॉन्डिंग बनती जाती है। तो प्लीज़ मेरे को ये बताएं कि आपका और अनुराग का कितना प्रभाव रहा है एज एन एक एक्टर के तौर पे, उन्होंने जो आपको एक एनहांस किया है फिल्मों को भी लेकर। सबसे बड़ा प्रभाव और सबसे इम्पोर्टेंट प्रभाव उनका जो रहा है कि उन्होंने मुझ पे भरोसा किया। कोई आप पे, जब आपकी शुरुआत हो रही होती है और कोई जिन्होंने ऑलरेडी एक मुकाम तक पहुंच गए हैं, क्योंकि देवडी के बाद तो काफ़ी चर्चा में थे वो, उससे पहले भी उनका बॉडी ऑफ वर्क भी काफ़ी चर्चा में रहा है, और एक अलग श्रेणी के फिल्म मेकर, एक नए किस्म का फिल्म मेकर उस नाम से वो जाने जाते थे। तो बहुत ही एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन में थे, और देवडी के बाद में उनकी कमर्शियल वायबिलिटी पे भी एक बूस्ट मिल गया था उनको। ऐसा एक आदमी जब आपको भरोसा एक गिफ्ट के तौर पे देता है कि हाँ मैं भरोसा करता हूँ तुम पे, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपकी वो कॉन्फिडेंस वो अंदर से मजबूत होने लगता है। और ये डायरेक्टली कहेंगे नहीं, जिस तरह से उनका बिहेवियर रहता है, आप जब सीन परफॉर्म कर रहे हैं आपको ज़्यादा कुछ बताते नहीं, आपको बहुत छूट देते हैं कि आप इस किरदार को, इस सीन को आप निभाइए। क्योंकि छूट इसलिए देते हैं क्योंकि उनको भरोसा है कि मुझे लगता है कि ये कर लेंगे। सो मैंने वो महसूस किया। वो शुरुआत में जब मिल जाता है तो वो तो मतलब सोने पे सुहागा। हाँ बिल्कुल सोने पे सुहागा था। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि ऐसी मेरी शुरुआत हुई। हर दिन मुझे ऐसा लगता था कि ये मुझ पे भरोसा करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम अनुराग, विजय नौम्बियार, संजय लीला भंसाली, कोंकणा सेन शर्मा, तो ऐसे भी डायरेक्टर्स हैं, तो इनका मतलब किस तरीके का एक, अगर आप डायरेक्शन वाइज बोलना चाहें, अलग अलग स्टाइल है। हाँ स्टाइल है, और कैसा, मतलब आप किसके साथ ज्यादा बहुत ईज आउट हो चुके हैं? और सबसे ज्यादा टफ कौन है काम करने के लिए? आई थिंक संजय बंसाली टफ थे, क्योंकि एक तो उनकी सेंसिबिलिटी, उनका काम करने का तरीका जो है उसको समझने में वक्त लगता है बहुत। और वो बहुत, आपको पेशेंस की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसे नहीं कि आप सेट पे आ गए फिर आपका शॉट लग गया। कई बार 2-3 दिन इंतजार करना पड़ता है। lot of stories about it. नहीं, वो सब सही भी है और झूठ भी है, वो पर्सपेक्टिव की बात होती है। कुछ लोग ना बहुत नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मुझे दिखा एक बहुत ही पैशनेट आदमी जो अपने काम को लेके इतना पैशनेट है। कई बार हम सब लोग ना वो सेम लेवल का पैशन लेके नहीं जा पाते हैं, तो वो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो वो इरिटेट हो जाते हैं उस चीज़ से, क्योंकि वो एकदम कहीं ना कहीं वो भी, उनको भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए लोगों से सेम पैशन। लेकिन क्या करें, अभी आर्टिस्टिक लोग जो हाँ वो एक जुनून होता है उनमें, वो खून खौल जाता है उनका क्योंकि पैशनेट लोग हैं। खैर, तो वो मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि एक तो बहुत समय लग गया, और दूसरा मुझे नहीं लगा कि मैं वो सेंसिबिलिटी में कभी फिट हूँगा। क्योंकि मैंने उनकी फिल्में तो सारी देखी हुई थी, बट मैंने कभी इमेजिन नहीं किया कि मैं संजय बंसाली की फिल्म में मैं किरदार निभाऊंगा। तो पहले ये मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ा। तो
बट एक बार एडजस्ट हो गया तो आई थिंक फिर बहुत मज़ा आया, उनको भी बहुत मज़ा आया क्योंकि उन्होंने खुद मुझे बताया कि इट वाज फन। कई लोगों ने रोया है, मतलब कई लोग रो चुके हैं सेट पे, तो कभी आपको ऐसी नौबत नहीं, आई? मुझे नहीं, रुलाया नहीं, एक दिन मुश्किल था मेरा, लेकिन वो दिन मैंने बहुत फुटेज वेस्ट किया था। वो फिल्म पे 35mm पे शूट करते थे, ओह, तो मैं आई थिंक 4-5 कैन उनका वेस्ट गया। बट आई थिंक वो मुझे पसंद करते थे और मैंने एक अच्छा इंप्रेशन बनाया था वाह। अब उस दिन तक जो भी मैंने काम किया था, एक अच्छा इंप्रेशन था उन पे। वो मुझ पे भरोसा भी रखते थे, मुझे कुछ चीज़ें इम्प्रोवाइज़ करने भी देते, मजाक में बोलते भी थे कि हाँ तुम तो अपना ब्लॉकिंग खुद करोगे, अब दिखाओ कैसे करोगे, ये सब मजाक भी करते थे। मेरे साथ बहुत मजाक करते थे, कभी कभी चिढ़ाते भी थे, सीरियसली ऐसे कुछ गंभीर हो जाते थे तो मैं डर जाता था कि अरे ये क्या हो गया टाइप्स। बट हाँ, मुझे और आई थिंक रिचा चड्ढा को भी आई थिंक बहुत पसंद करते थे, हमारे काम को भी। तो आई थिंक हमको ऐसे नहीं, बट हाँ कई बार है कुछ लोगों की हालत टाइट होते हुए देखा है मैंने, रोते हुए। आई थिंक प्रिपेयर्ड नहीं होते वो लोग। आई थिंक इसका यही है कि ठीक है, मैं मानता हूँ एक हद तक ना, उनको आपको देख के नहीं लगता कि बड़े अप्रोचेबल है, बहुत ही सीरियस अपने आप में रहते हैं, इतने अप्रोचेबल लगते नहीं है। आपको करना पड़ता है अप्रोच उनको, अगर आपको उनका समझना है, कुछ खोलना है, एक कम्युनिकेशन लूप आपको खोलना है आपके डायरेक्टर के बीच में, आपको करना पड़ेगा। वो इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। कुछ लोग हैं ऐसे जहाँ पे आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, लेकिन एक बार आप इनिशिएटिव ले लेंगे, एक पक्की एक लाइन आपकी बन गई डिस्टॉर्शन फ्री, तो फिर क्लियर है, फिर वो एक कम्युनिकेशन लाइन है आप दोनों के बीच में। तो मेरा ऐसा ही था कि एक मैंने लाइन बना लिया था, तो मुझे पता था कि मैं इन चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस कर सकता हूँ निडर होके, लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं वो। तो फिर क्या होता है कि अगर उन्होंने जो सोचा है वो थोड़ा गलत निकला तो फिर वो हाँ, वो मूड पे डिपेंड करेगा। अब वो दिन सर का मूड कैसा है, थोड़े गुस्से में हैं, थोड़े अनसेटल्ड हैं, तो फिर वो आपको वो ये करना, हाँ वो नज़र आ जाएगा, वो चेहरे पे दिख जाएगा आपको। कोई भी एक्टर अपने डायरेक्टर के चेहरे पे वो देखना नहीं चाहता कि ये खुश नहीं है मुझसे, कोई नहीं देखना चाहता, कोई नहीं। आपको वो ना पकड़ लेते हैं आप, चाहे वो मॉनिटर के पीछे भी हो ना, आवाज़ से या कुछ से, बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाता है। या कुछ एक्टर ने बहुत मुश्किलों का सामना किया है सेट पे, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप जाके कुछ भी बोल लो उनके बाद, उसके बाद नहीं, एक बार गया आपका कॉन्फिडेंस तो वो दिन गया मिट्टी में, पूरा दिन खराब हो जाता है। वो खराब हो जाता है। शिट, ये तो मतलब ऐसा बस स्कैरी वाला चीज है। तो कभी ऐसा डर लगता था कि जाना है सेट, आज शूटिंग है, तो डर ऐसा थोड़ा डरता था मैं, बट लेकिन एक बार उनके साथ मैंने एक कम्युनिकेशन लाइन ओपन कर लिया ना, उसके बाद तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। एंड कोंकणा और विजय जो है, उनके साथ काम करने का मतलब कैसा है, वो लोग का मिजाज कैसा है? विजय के साथ में तो बहुत विजुअल आदमी है, बहुत आई थिंक थोड़ा केओटिक था वो स्टाइल वो टाइम पे, पता नहीं आजकल कैसा है वो। बातचीत शैतान के बातचीत नहीं है, बातचीत तो होती है, लेकिन काम नहीं किया ना उसके साथ, उसके बाद शैतानी किया था। वो माहौल थोड़ा केओटिक था, तो मुझे तब लगने लगा था कि ये आदमी ऐसे ही काम करता है। आई थिंक मुझे इतनी समझ नहीं थी, तो उसका जो स्टाइल है, उसकी जो सेंसिबिलिटी, वो मैं ठीक समझा नहीं था। वो फिल्म देखने के बाद समझ में आया कि ऐसा था। तो कई बार कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे ठीक अंदाज़ा नहीं है कि क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये क्या है, ये वो हाई स्पीड में इतना स्लो मोशन में क्यों शॉट ले रहे हैं, वो इतना समझ में नहीं आता था। फिल्म बनने के बाद जब मैंने देखा तो उसका विजन मुझे समझ में आया। शायद मैं उसकी जो सेंसिबिलिटी है, उसका विजन है, उसको पहले से अच्छे से बारीकी से मैं समझता, तो शायद मेरे परफॉर्मेंस में और एनहांसमेंट की बात नहीं, तो अलग होता शायद पता नहीं। हालांकि बहुत लोगों को वो मेरा रोल पसंद है, बहुत पसंद है। आई एम जस्ट सेइंग कि वो मुझे मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं समझ नहीं थी, लेकिन उसके बाद मैं कॉन्शियस हो गया कि मैं हर बार जिस डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया है, मैं पहले समझने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या कह रहे हैं, मिजाज क्या किस तरह से। मिजाज की बात नहीं, इनकी सेंसिबिलिटी क्या है, इनका रेड कितना रेड है ना, ये लाल के ब्राइट लाल है कि डल वाला कौन सा एक है ना, हाँ, तो वो क्या है। तो उनकी कहानी कहने की भी एक सेंसिबिलिटी होती है, उसको समझना पड़ता है आपका। इनका वॉल्यूम अप है, मीडियम में, लो है, क्या है, क्या पसंद नापसंद है इनके, वो आपको ऑब्जर्व करके, बातचीत करके, थोड़ा सा उनके काम पे नज़र देख के, उनका प्रीवियस काम आपने कुछ देखा हुआ है तो उससे थोड़ा आइडिया मिल जाता है। तो विजय का मैंने कुछ नहीं देखा हुआ था, तो कुछ आइडिया नहीं था।
कोंकणा के साथ में अब तक मैं थोड़ा पका हुआ भी था एज एन एक्टर, और तजुर्बा भी हो गया था। जो जब तक यहाँ तक आया तो आई न्यू कि मुझे ये समझना पड़ेगा। और उनकी जो स्क्रिप्ट थी वो इतनी ब्यूटीफुली रिटन थी, और उनके साथ बहुत हमने साथ में बहुत समय बिताया है इस फिल्म को, इस रोल को डेवलप करते हुए। शूट से पहले प्री प्रोडक्शन में भी लुक टेस्ट से लेके अपने विग टेस्ट, ये वो मेकअप टेस्ट और स्क्रिप्ट को लेके वर्कशॉप्स में बहुत समय। तो आपको मुझे बहुत समय मिल गया था कि ये समझने के लिए कि ये कोंकणा क्या कह रही है, किस तरह से कहना चाहती है, क्या इनकी सेंसिबिलिटी है। बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। मैं वन ऑफ द बेस्ट आई वर्क विद। स्टोरी टेलर, एज अ स्टोरी टेलर बेस्ट डायरेक्टर दिवाकर बैनर्जी, बिकॉज वो डायरेक्शन देते हैं तो आपको लगता है कि सवाल पूछने की जरूरत, जो आदमी बोल रहा है कर दो यार, सही बोल रहा है। वो विश्वास दिलाते हैं ना, वो सामने वाले पे अब वो जग जाता है। एंड यू नो गुलशन, आपकी फिल्मोग्राफी देखे या एक मिजाज का है कि वो बहुत अनकन्वेंशनल ही आपकी फिल्मों का ग्राफ भी रहा है। तो इज इट अ कॉन्शियस चॉइस और इट्स जस्ट कि यू नो जो आता गया हमारी झोली में हम करते गए? नहीं, आई थिंक सेल्फ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों है इसमें। हाँ, सेल्फ कॉन्शियस भी हूँ क्योंकि मैं अपने करियर को मैं ही क्यूरेट करने का जो हक है वो मैंने अपने आप को दिया हुआ है। ये मेरे हाथ में है, मैं डिसाइड कर सकता हूँ हाँ या ना। ये मेरा प्रिविलेज है कि मैं उस हमेशा से एक सिचुएशन में था जहाँ मुझे जब मेरी शुरुआत भी हो रही थी, सिर्फ पैसों के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं थी मुझे। तो तब क्या होता है ना, देन यू कैन लुक एट समथिंग एंड से कि क्या वाकई में मेरी दिलचस्पी है इसमें, आई एम रियली इंटरेस्टेड इन इट। अगर नहीं तो लाइक नहीं यार, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सो आपको छोड़ दो, जाने दो उसको। जिसमें आपको रुचि है वही करें। तो क्योंकि वो फाइनेंशियल प्रेशर नहीं था तो आई कुड लेट गो ऑफ सम प्रोजेक्ट्स। तो उन प्रोजेक्ट्स के साथ, उन किरदारों के साथ जुड़ा जिसमें मुझे रुचि थी। तो ये एक लेवल का हो गया। दूसरा, सबकॉन्शियस भी मेरा थोड़ा अनकन्वेंशनल ही है। सबकॉन्शियसली मैं अनकन्वेंशनल चीज़ों से ही मैं जुड़ना चाहता हूँ, तो अट्रैक्ट होता हूँ। तो ये भी एक कारण है कि इट इज़ मी टू डू समथिंग स्लाइटली लिटिल डिफरेंट। बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं, आई डोंट थिंक आई एम वेरी डिफरेंट, बट हूँ मैं मतलब तौर तरीकों में, अपने अप्रोचेस में, अपने फिल्मों को जो अलग अलग सेंसिबिलिटीज़ की फिल्में मुझे अच्छी लगती हैं एज अ, तो देखने में, तो करने में भी वही मज़ा आता है। एंड टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यू नो कई बार एक्टर्स नहीं रिजेक्ट करते क्योंकि वो एक दूसरे शहर में आते हैं, बहुत सारी सर्वाइविंग वाली चीज़ भी होती है। तो कभी ऐसे चॉइसेस करने पड़े जो बहुत ही मीडियोकर या बहुत ही यू नो सेट फॉर लेस, ऐसा कभी? कुछ चीज़ें मीडियोकर बन गई बनाते बनाते। यू डिड इट बिकॉज ऑफ मनी? नहीं, अब तक तो नहीं, अभी तक सिर्फ नहीं। पैसों के लिए। सिर्फ इट इज़ इम्पोर्टेंट, मतलब जब आप पैसों के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है। रेम्यूनरेशन और जो भी है ना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन सिर्फ उस वजह से काम नहीं करना चाहिए, कुछ और भी। लेकिन अगर ज़िंदगी में ऐसा एक दौर चल रहा है आपका जहाँ पे आपको पैसों की सख्त ज़रूरत है और आपको कुछ काम करना है, आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आपको मजबूरन काम करना पड़ रहा है, तो उसमें कोई जजमेंट नहीं है। समटाइम्स यू हैव टू डू, जो करना पड़ता है, आपको घर चलाना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, क्या कर सकते हैं। सो आप होल्ड योर ब्रेथ एंड जस्ट डू इट एंड जस्ट होप कि मतलब पूरी ज़िंदगी ऐसा ना करना पड़े। कई बार मुझे भी सुनने में आया था कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, 1 BHK में रहते हैं लेकिन छल्ले वाली गाड़ी चलाते हैं क्योंकि उससे आपकी हैसियत बनती है। किसी ने मुझे एक भले इंसान नहीं, मेरी भलाई के लिए ही बोला था कि आप ना जो गाड़ी से उतरेंगे ना उससे आपका रेट बढ़ेगा। मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि क्यों बोला था ऐसे, कुछ हद तक मैं सहमत भी हूँ कि क्योंकि वो इम्प्रेशन बनता है कि आप एक बड़ी सी गाड़ी से आप एक निकलते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये सक्सेसफुल है यार। तो इमीडिएटली जब आप पैसों का जब डिस्कशन करने जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो यू आर प्राइमिंग देम। वो एक चीज़ है ना, यू प्राइम समबडी एट सम लेवल। जब लेन देन के अब ये टॉप कितने का है भैया, तो वो सोचेगा कि ना ये तो मुझे बेचना है 150 में, लेकिन मैं बोलूँगा 500 क्योंकि मैं वहाँ प्राइम करूँगा। फिर वो ले दे के वो 150-200 में हो जाएगी डन। तो उल्टा आपने शुरू किया होता तो आपको लगेगा कि मैं दूंगी इसके लिए 150, लेकिन मैं शुरू करेंगी 75 से, 75 रुपये में देगा भैया, ऐसे स्टार्ट करेंगे ना। तो वो प्राइमिंग होता है। तो ये है कि आप एक जो इस गाड़ी में आएंगे तो बड़ी सी मर्सिडीज या कोई आलीशान गाड़ी से उतरेंगे तो वो प्राइम करते हैं कि ये मेरी हैसियत है, तो इस हिसाब से आप नेगोशिएशन करो, वो सही है।
लेकिन मैं इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता था, बिकॉज ये सब ठीक है कन्वेंशनल तौर तरीके हैं, लेकिन उसके आगे भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए ना. सो देयर शुड बी सम हायर परस्यूट्स. तो ये प्रेशर लेते ही नहीं है आप? आ जाता है कभी कई बार, बट मैं अब तक तो मैं ठीक ठाक डील कर रहा हूँ इससे. तो गाड़ी नहीं ली ना अभी? नहीं, अभी तक तो नहीं ली. और घर क्यों नहीं ले? देखा है मैंने, एक प्रॉपर्टी अच्छी लगी मुझे, काफ़ी महंगी है, मैं सोच रहा हूँ. बट यू सेड कि वहां घर लेने से अच्छा बैंगलोर में वीकेंड. वो तो मैं हाँ, उसके बाद मेरे विचार ने इसके मामले में, देखो मैं ये एक तो मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ कि घर खरीदना एक बहुत नहीं, हम लोग इसको बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज कर लेते हैं, खासकर जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं ना, हमारे लिए घर खरीदना एक बहुत बड़ी बात है कि हो आपकी अपब्रिंगिंग. तो वो एक आर्थिक तौर पे ना मध्यम वर्गीय होते हैं, एक दिमागी तौर पे मध्यम वर्गीय होते हैं. मैं दिमागी तौर पे मध्यम वर्गीय नहीं रहना चाहता हूँ. आई वांट टू लिबरेट माय ब्रेन, माय थॉट्स, यू नो, माय माइंड. तो आई डोंट थिंक इट्स दैट इम्पोर्टेंट. जब लेना होगा तो मैं ले लूँगा, और मैं अच्छा ही कर लूँगा, क्योंकि मुझे वहाँ पे रहना है और मेरा परिवार मेरे साथ वहाँ पे रहेगा. तो मैं तो चाहूँगा कि वो जो जगह में आप रह रहे हैं आपको वो पसंद नहीं तो फिर आप रह कैसे सकते हैं वहाँ पे ना. यू शुड फील लाइक होम. एक है जगह मुझे अच्छी लगती है थोड़ी, मुंबई में तो सब कुछ महंगा है यार. उस हिसाब से मैं वो दिन मैं कह रहा था कि मैं ये यहाँ पे ना जो 3 BHK में या 2 BHK में जो मैं तो बंगला बना दूंगा 3 माले का. बिल्कुल वही बैंगलोर में. बट वो है रियल एस्टेट मुंबई में महंगी है, क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं है मेरे पास. एंड गुलशन, टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ, यू नो, प्यार हुआ, शादी हुई, फिर एक म्यूचुअली सेपरेशन रहा, एंड यू आर स्टिल फ्रेंड. ये वाकई बहुत कम लोगों में होता है. एंड यू नो दैट टाइम वी वर टॉकिंग, तो आपने ये भी बताया था कि वाइफ और एक्स वाइफ और माँ हमेशा सपोर्ट सिस्टम है, हमेशा आपकी फिल्म को लेकर ये करती. तो वो इतना जो खूबसूरत सा रिश्ता है उसको आप प्लीज डिफाइन करें. अभी थोड़ा एक कदम आगे भी रखा है हमने कि हमने हम दोस्त तो हैं ही, तो हमने सोचा है कि प्यार तो हम एक दूसरे से करते ही हैं, तो कोशिश करते हैं कि इफ वी कैन इस प्यार का कुछ मतलब हम लोग आगे भी ले सकते हैं. सो वी आर सॉर्ट ऑफ पार्टनर्स नाउ. सो वी आर नॉट मैरिड. हम लोग इतना से हम सोच रहे हैं, अपने घर में रह रही है, मेरे घर में रह रहा हूँ, बट वी हैव स्टार्टेड डेटिंग अगेन. हाँ, सेम. ये अलग बात है. मतलब हम देखेंगे कैसा है कि मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहता हूँ, बट ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि था कुछ तो एक कनेक्शन था हम दोनों के बीच में जो टूटा नहीं था. ठीक है, हम लोग शादी को नहीं निभा पाए और उसके अलग अलग रीजंस हैं. हम वहाँ से काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं लाइफ में, ज़िंदगी में, साथ में भी और इंडिविजुअली भी. तो एक बार कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि इस बार सक्सेस होगा, वो सब नहीं. 1 डे एट अ टाइम हम लोग कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक. कुछ नहीं तो एटलीस्ट दोस्ती बरकरार रहेगी, उतना तो हम बचा लेंगे. हाँ, खूबसूरत है वो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत. अगर इस बार भी वर्कआउट नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हमारी दोस्ती हम बचा के रखेंगे. एंड प्यार को लेकर क्या थॉट है? क्योंकि हमने जो भी फिल्मों में देखा है, अग्रेशन, गुस्सा, 8 AM को छोड़कर, तो प्यार को लेकर क्या नज़रिया है गुलशन का? पर्सनल लाइफ पे कैसे देखते हो प्यार को? प्यार एक अच्छी चीज़ है, आपको मज़ा आना चाहिए प्यार करने से. प्यार से दुख भी होता है, क्योंकि आपका प्यारा कोई आप छोड़ के जाता है तो फिर आपको दुख होता है उसका. लेकिन प्यार एक अच्छी चीज़ है और सबकी ज़िंदगी में सही मात्रा में होनी चाहिए. कुछ लोगों को ज़्यादा चाहिए, कुछ लोगों को कम चाहिए. आप लोग थोड़ा नेगोशिएट करके कर लेना, लेकिन हर किसी की ज़िंदगी में आई थिंक एक अच्छा वाला जो प्यार है ना, जो सिंसियर वाला प्यार, वो अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है. चलिए, हम एकदम आखिरी पड़ाव में है. एंड गुलशन, अभी कल परसों पोस्टर आया गन्स एंड गुलाब का, तो उसको कंपैरिजन हो रहा है कि आपकी जो लुक है वो संजय दत्त से काफ़ी इंस्पायर्ड है. तो वो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? अच्छा है कि लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, कि वो ज़माने में दत्त साहब बड़े स्टार थे, उनके बड़े कमाल का लुक था. देखिए, अर्ली 90s में सेट है, और कई सारे इसकी प्रेरणा जो है ना, कहानी में भी और किरदारों में भी प्रेरणा उस टाइम के पॉप कल्चर से आया हुआ है. तो आई थिंक लोग इसको देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि हाँ, ये शायद संजय दत्त. बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जब शो देखेंगे तो कुछ पकड़ में आएगा, कुछ नहीं भी आएगा. बट क्योंकि अब तक तो लोग समझ भी गए होंगे कि किस तरह की स्टोरीज बनाते हैं राज और डीके. कुछ तो एक अलग, एक उटपटांग अलग, हाँ, किस्म की स्टोरियाँ बनाते हैं, क्वर्की और वैकी किस्म के किरदार दिखते हैं. वो सब है इसमें. तो रेफरेंस पॉइंट रहा, और भी रेफरेंसेस है. नहीं, बट संजय दत्त का ये लुक स्पेसिफिकली जो बोला, मैं हाँ भी नहीं बोलूँगा, ना भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली इफेक्ट होता ही है. बहुत सारे रेफरेंसेस है, कुछ आपको समझ आएंगे, कुछ नहीं भी आएंगे. एंड गुलशन, वही है कि डिजिटल एक जो है उसने आपके करियर को बहुत एक अलग दिशा भी दिया.
डिजिटल प्लेटफॉर्म ने, तो कितना ब्लेसिंग मानते हैं, या फिर डू यू थिंक कि वो जो एक लाइन था सेल्यूलॉइड और एक डिजिटल का, वो कहीं ना कहीं ब्लर हुआ है? देखिए, द थिएट्रिकल रिलीज का जो बिजनेस मॉडल है ना, वो बहुत कठोर है, आई नो, बहुत वी कठोर है। टॉक अबाउट 8 Yes. AM, राइट? वो जो तलवार आपके सर पे लटकती है ना, कि कमा के देना है, बम्स ऑन सीट्स का तलवार जो है, वो प्रेशर ही अलग है। वो प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि देखिए लॉन्ग फॉर्मेट में जब आप स्टोरी करते हैं, क्योंकि सीरीज के माध्यम से जब आप स्टोरी कह रहे हैं ना, इसका बिजनेस मॉडल ही अलग है। आपको वो 3 दिन का प्रेशर नहीं रहता, और फिर मंडे कितना परसेंटेज ये आया, वो अलग बिजनेस मॉडल है। दैट इज़ वेरी लिबरेटिंग फॉर स्टोरी टेलर्स। वो अपना बिना सोचे कि पता नहीं कि बम्स ऑन सीट्स कौन देखेगा, जो देखेगा फ्रंट रो वाले क्या सोचेंगे, बीच वाले क्या सोचेंगे, बालकनी वाले क्या सोचेंगे, ये सब नहीं सोचना होता उनको। वो लोग फ्रीली अपनी, ये मेरी कहानी है, वो कहते हैं उस हिसाब से। तो वो जब प्रेशर हट जाता है तो दैट्स वेरी लिबरेटिंग। उससे क्या होता है कि जो कहानीकार है, जो कहानी कहना चाहते हैं, वो फ्रीली अपनी कहानियाँ कह सकते हैं। उससे फ़ायदा है कि हम जैसे लोगों को और ज़्यादा काम मिलता है। पहले कम मिलता था क्योंकि कम अपॉर्चुनिटी थी, अब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो गई हैं। और वो प्रेशर भी नहीं है कि थिएट्रिकल रिलीज़ है तो आपको ऑडियंस खींचना पड़ेगा। वो प्रेशर जब नहीं होता है ना, तो वो फ्री महसूस करते हैं। बट अल्टीमेटली आई थिंक दोनों साथ साथ में पैरेलली चलना चाहिए। बट एक्टर तो चाहते हैं ना कि सेल्यूलॉइड स्क्रीन का जो मजा है, एक वो एक अलग क्योंकि होता है। मुश्किल है, मज़े की बात नहीं है, मज़ा तो इसमें भी उतना ही आता है। वहाँ पे सक्सेसफुल होना मुश्किल ज़्यादा है, तो इसीलिए वहाँ पे आप सक्सीड होते हैं तो वो एक लेवल ऊपर का ये है। वो प्रेशर भी बढ़ जाता है, वो कंधे पे कांस्टेंट रहता है। क्योंकि ज़्यादा मुश्किल जो है, ऑडियंस देखिए आपने 50 किलो उठा लिया, किसी ने 100 किलो उठाया, ज़्यादा किसने उठाया, 100 किलो, तो भारी ज़्यादा कौन सा था? 100 किलो। हाँ, तो वो ज़्यादा मुश्किल है। तो ज़्यादा मुश्किल को जब आप हासिल कर लेते हैं तो वो उसकी सफलता का फल और जो मिठास उसकी होती है वो ज़्यादा होती है। एंड आखिर के 2 सवाल गुलशन, अभी जिस तरीके से एक माहौल बन पड़ा है, फिल्म को लेकर जो सेंसिटिव हो गए हैं लोग, रिएक्शन बहुत आउटरेजियस होते हैं, चाहे ओ माय गॉड को लेकर हो या कोई भी कॉन्सेप्ट को लेकर, ओपेनहाइमर को लेकर भी था। तो एक जो क्रिएटिव फील्ड है, एक जो लिबर्टी की हम बात करते हैं, उस दौरान इस तरह के लोगों का बार बार ऑब्जेक्शन आना, वो कितना बीइंग अ आर्टिस्ट वो पेनफुल है, या फिर आपको क्या लगता है, आप क्या अप्रोच रखते हैं? रेस्पॉन्सिबल तो नहीं है, हर कोई रेस्पॉन्सिबली अपनी जो टिप्पणी है किसी चीज़ पे नहीं देता है, और ये हमने भी किया होगा कहीं ना कहीं। तो इरेस्पॉन्सिबली हमने कुछ भी बकवास बोल दिया था क्योंकि हम इमोशनली इफेक्ट हो गए, हमें लगा कि ऐसा है वैसा है, हमने जाके सोशल मीडिया पे कुछ भी ऐसे उटपटांग चीज़ डाल दिया। बट ये सोशल मीडिया का ज़माना है और ये ऐसा ही होने वाला है। हर किसी को ये ताकत देती है, एक मौका देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई इस ताकत का सही इस्तेमाल करेंगे, इस मौके का सही फ़ायदा उठाएंगे। कुछ लोग गाली गलौज भी करेंगे और अपनी बेकार की या फजूल की टिप्पणी भी दे सकते हैं। यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो। बट यही है, क्योंकि इसके फ़ायदे भी बड़े हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के आने की वजह से आप भी अपनी बहुत सारी बातें, आप ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो। आप सिर्फ एक माध्यम, पहले क्या होता था कि सिर्फ प्रिंट मीडियम, टेलीविज़न, यही मीडियम्स होते थे कि आप लोगों तक पहुंच सकते थे। कि आप मान लीजिए कि आपका एक फिल्म आ रही है, उसके बारे में आप बातचीत करना चाहते हैं, और उल्टा ऑडियंस को भी और फैंस को भी एक जरिया मिल गया, अपने चहीते कलाकारों को ज़्यादा करीब महसूस करने का एक मिल गया। सो ये सब अच्छी चीज़ें भी हैं। तो बुरा ये है कि इसके कुछ ऐसे भी है कि हर किसी की अलग अलग टिप्पणी में वैरायटी ऑफ टिप्पणीज। तो पहले जो पब्लिश होता था वही पढ़ते थे, आपको लगता था कि यही पॉपुलर ओपिनियन है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि पॉपुलर ओपिनियन है, कि हर किस्म की अलग अलग राय, अपनी अपनी राय बना लेते हैं। जितना आपके लिए ज़रूरी है उतना आप, इतनी समझदारी, इंटेलिजेंस डेवलप कर लीजिए, जितना आपके लिए ज़रूरी है उतना ऑब्जर्व कर लें, बाकी को ब्लॉक कर दें। और ये लिटरली भी आप कर सकते हैं ब्लॉक, सोशल मीडिया पे करें। ट्विटर पे, वही सोशल मीडिया का आखिर का सवाल है कि ट्विटर पे जो सोशल मीडिया में आप हमेशा बेबाक रहे हैं, और कई बार बहुत क्या मतलब क्या होता है बेबाक का? मतलब बिना किसी थॉट के बोलना, और नहीं, मतलब नहीं। बहुत अच्छे से बोलना, मतलब बिना किसी डर के बोलना, थॉट नहीं, सॉरी, मैं बहुत डरता हूँ। तो और सरकाज़म भी अपने पॉइंट पे रहता है। तो वो बताइए कि कभी ट्विटर पे ट्रोलिंग को लेकर किस तरह का आपका होता है? कभी कभी होता है, कभी कभी ज़्यादा होता है। आई डू हैव अ थिक स्किन इसके लिए, बट
डर भी लगता है कभी कभी, वैसे मैं निडर आदमी नहीं हूँ, मैं डर भी लगता है। और स्टेटमेंट्स को लेकर डर लगता है खुद के, जब कुछ मैं वैसा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ जो मुझे लगे कि मैं वो सिंसियर नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। आपने आपका एक स्टेटमेंट में वो थोड़ा सा ये क्या, क्योंकि यू वर अग्रिंग, क्योंकि वो स्टेटमेंट किसी और का था, बट यू वर अग्रिंग टू नवाज ने जब डिप्रेशन को कहा कि वो बहुत ही अर्बन कल्चर है। बिना सोचे उन्होंने कुछ थोड़ा सा इरेस्पॉन्सिबल था। और मेंटल इलनेस को लेकर ना थोड़ी सी बहुत सारी चीज़ें हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक बट जितना हम इसको डिस्कस करेंगे उतना हम इस चीज़ को और अच्छे से समझ पाएंगे, तो वो करना ज़रूरी है। तो नकारना नहीं चाहिए कि हाँ ये सिर्फ शहरी लोगों का, उनका एक पर्सपेक्टिव था और उन्होंने कहा भी था कि शायद मैं गलत हूँ इसके बारे में, और है गलत इसके बारे में, क्योंकि जो सिर्फ डिप्रेशन और ये सब मेंटल इलनेस नहीं होते हैं कि कुछ लोग जो अपनी जान ले लेते हैं, जैसे फार्मर सुसाइड होता है। हर कोई किसान अपने आप को, जिसका नुकसान हुआ है वो अपनी जान नहीं ले रहा ना, कुछ लोग ही लेते हैं। हर कोई लेता है क्या? नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी फसल ये गई, आप कर्जे में डूब गए तो आपने अपनी जान ले ली, तो यही एक जरिया है। कुछ लोग इस चीज़ को संभाल पाते हैं और उससे आगे भी उभर के भी निकल जाते हैं, है ना। बहुत सारे कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये मानसिक बीमारी है, मेंटली आपको कुछ तो है रोक रहा है। अल्कोहलिज्म, शौक से पीने वाले कभी रोज़ नहीं पीते। जो रोज़ पीते हैं वो किसी और दर्द को ये करने के लिए पीते हैं, तो कुछ और ट्रॉमा है, तो वो मेंटल इलनेस है। तो आप ऐसे कैजुअली इन चीज़ों को, और ये सब गाँव में ऐसे शहरी लोगों के चोंचले नहीं है ये अल्कोहलिज्म या सुसाइड, है ना। तो आप इन चीज़ों को ऐसे ही डिसमिस नहीं कर सकते। तो मेरा वो पॉइंट था कि वो गलत थे इसके बारे में। थैंक यू सो मच गुलशन भाई, हमारी बात यही हुई थी कि बात होगी तो काफ़ी दूर तक जाएगी और काफ़ी देर तक जाएगी। थैंक यू सो मच।